वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं रीनल सिस्टम के आगे के जो डिसऑर्डर बाकी थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसका मतलब होता है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और ये वाली जो है ये एनलार्ज, यानी कि इसके अंदर हाइपरप्लेसिया हो गया है। इसकी जो नॉर्मल साइज होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की वो ऐसी होती है, लेकिन अगर ये ऐसी हो जाए साइज के अंदर, यानी कि इसकी साइज जो है इंक्रीज हो जाए या इसके अंदर हाइपरप्लेसिया हो जाए, इंक्रीज नंबर ऑफ साइज, इंक्रीज साइज, जो सेल की अगर साइज बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। तो इसकी जो ये जो है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हुआ है। ठीक है, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होती है, जो कि नंबर के अंदर 2 पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ ग्लैंड कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ओके, एनलार्जमेंट यानी कि एनलार्ज हो जाता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होता है, जिसके अंदर उस ग्लैंड के अंदर या तो हाइपरट्रॉफी हो रहा है, यानी कि उस जो सेल है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया यानी कि उसके सेल के जो नंबर है वो अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स कॉल्ड हाइपरप्लेसिया ऑफ ग्लैंड। उसको हम क्या बोलेंगे, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ओके, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं उस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर या तो एनलार्जमेंट हो जाएगा, या उसकी नंबर ऑफ जो सेल है या साइज इंक्रीज हो जाएगी, या फिर उसकी सेल की जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन इसका कॉज जो है वो है एज। ठीक है, अफेक्टिंग मेल के अंदर ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो, इसके अंदर बीपीएच जो होता है वो मेल के अंदर होता है आफ्टर एज 50 ईयर। आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज ये चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, और आफ्टर 80 ईयर ये मोस्ट कॉमन होता है मेल के अंदर कि आफ्टर 80 ईयर ये जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है वो होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव हो जाता है उस टाइम तक। इसके लिए जैसे जैसे एज उसकी इंक्रीज होती है वैसे वैसे पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती हैं। इसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन अकर इन सेंट्रल पेरीयूरेथ्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो यूरेथ्रा जो होता है उसके साइड में जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं मेनली ये सेंट्रल यानी पेरीयूरेथ्रल जोन के अंदर होने के चांसेस ये ज्यादा होते हैं, किसके, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के। ओके, नेक्स्ट हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हुआ है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं। स्वेलिंग अबव प्यूबिस, अराउंड स्वेलिंग अबव द प्यूबिस, प्यूबिस जो होता है उसके ऊपर की तरफ हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चेक कर सकते हैं। इसका जो लेवल होता है वो लेस देन 4.0 नैनोग्राम पर ml होता है इसके अंदर BPH के अंदर। ठीक है, अगर ये लेस देन 4.0 नैनोग्राम पर ml जो होता है वो PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है उसको हम चेक करते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर। अगर इसमें प्रोस्टेट कैंसर भी हो गया होता है, प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी हम PSA एंटीजन चेक करते हैं। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है तो हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसका राइट आंसर है PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर हमें फ्लूइड का जो इंटेक है वो बढ़ा देना है इस पेशेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर हमें फ्लूइड इंटेक जो है वो किसी भी पर्सन का जो फ्लूइड इंटेक है वो हमें इसके अंदर बढ़ा देना है। ओके, किसके अंदर, प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी वाले पेशेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट कुछ होता है जिसके अंदर TURP, जिसके अंदर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ
प्रोस्टेट का यूज करते हैं। TURP एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी इससे आने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसके अंदर हम एसेप्टिक टेक्निक का यूज करके जब ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं या फिर कोई कैथेटर लगाया जा रहा है तो प्रॉपरली हमें इसके अंदर एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है TURP के अंदर, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के अंदर। नेक्स्ट, ए रिजेक्टोस्कोप इंसर्टेड। रिजेक्टोस्कोप एक होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ इंसिजन टू डिस्ट्रॉय एंड लार्ज प्रोस्टेट। किसी भी टाइप का कोई इंसिजन नहीं करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू हम रिजेक्टोस्कोप को हम अंदर पुट करते हैं। उसके बाद हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सीधा इन्वेजिव प्रोसीजर, विदाउट एनी इन्वेजिव प्रोसीजर हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको अंदर की तरफ पुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, असिस्ट इरिगेशन कैथेटर फॉर पेटेंसी एंड ड्रेनेज। जो भी हम TURP जब करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जब करते हैं, उस टाइम पे जो कैथेटर हम यूज कर रहे हैं वो एसेप्टिक तरीके से हमको यूज करना है। नेक्स्ट, जो इरिगेशन कर रहे हैं, जो ड्रेनेज बाहर निकल रहा है उसकी प्रॉपर पेटेंसी हमें देखना जरूरी है। अगर कोई पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है कि भाई ड्रेनेज प्रॉपरली हमें, पेशेंट का आफ्टर सर्जिकल हमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी पेटेंसी है कि नहीं, उस कैथेटर को चेक करना ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर इसमें कोई बदलाव है या फिर कोई सही नहीं चल रहा है, कुछ भी होता है, हमें तुरंत नोटिफाई द फिजिशियन करना होता है। क्या करना होता है? नोटिफाई द फिजिशियन। ओके, नोटिफाई द फिजिशियन को नोटिफिकेशन देना जरूरी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इंपॉर्टेंट चीज है। एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं जब भी कोई कैथेटर वगैरह यूज करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं BPH के अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो होती है उसके अंदर लेट साइन, इस पे हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि लेट साइन क्या है, अर्ली साइन क्या है, नॉर्मल इसके अंदर क्या क्या साइन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर लेट साइन जो है इसका वो है ड्रिबलिंग और लीकिंग आफ्टर यूरिनेशन। जब भी पेशेंट को यूरिनेशन आएगा उससे ड्रिबलिंग, लीकेज जैसे होता है वैसे, और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, ये इसका लेट साइन है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देन अर्ली साइन भी इंपॉर्टेंट है कि अर्ली साइन इसका क्या होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ली साइन क्या है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का। तो चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ये इसका अर्ली साइन है कि चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ये इसका अर्ली साइन है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर और सिम्टम भी आते हैं जैसे नॉक्चुरिया होता है, एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आफ्टर गोइंग टू बेड, दैट मीन्स बेड टाइम यूरिनेशन जब होता है पेशेंट को, उसको हम नॉक्चुरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हिमेचुरिया जो होता है, यूरिन के अंदर हमें ब्लड देखने को मिलेगा पेशेंट को अंदर। हिमेचुरिया का मतलब होता है यूरिन जो पेशेंट पास करेगा क्योंकि फोर्सफुली और उसे प्रॉपर यूरिन नहीं आ रहा है, इसके लिए वो जब फोर्स लगाएगा तो उसके अंदर ब्लड के आने के चांसेस भी रहते हैं। तो हिमेचुरिया इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव सिम्टम ऑफ BPH। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव सिम्टम ऑफ BPH दैट इज प्रोस्टेटिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव सिम्टम ऑफ BPH दैट इज प्रोस्टेटिज्म। इसका मतलब होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, नॉक्चुरिया एंड ड्रिबलिंग। ओके, इसका प्रोस्टेटिज्म का मतलब होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार यूरिन आएगा, नॉक्चुरिया बैड वेटिंग करेगा, और एंड ड्रिबलिंग, ड्रॉप यूरिन जो होता है वो इसके अंदर निकलता है, प्रॉपर यूरिन नहीं होता। इन सब चीजों को हम एक टर्म में बना देते हैं, उसे प्रोस्टेटिज्म बोलते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज करते हैं जो TURP प्रोसीजर जो करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन फॉर पेशेंट अंडरगोइंग TURP। जब TURP वाला पेशेंट होता है उसके अंदर हम ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में
कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन फॉर पेशेंट अंडरगोइंग TURP, तो दैट इज ग्लिसरॉल। NS का भी यूज कर सकते हैं अगर नॉर्मल सलाइन का, अगर ऑप्शन के अंदर ग्लिसरॉल नहीं है तो आप NS कर सकते हो, अदरवाइज ग्लिसरॉल ही प्रिफरेबल है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है डिसकंटिन्यू द फॉलिस कैथेटर as prescribed usually 24 to 48 hours after surgery। ओके, डिसकंटिन्यू कर देना है। जो फॉलिस कैथेटर हमने लगाया है, जो TURP वाला पेशेंट है उसको, उस टाइम तो उसको 24 to 40 आवर्स के बाद उसको सर्जरी के आफ्टर सर्जरी हमें उसको डिसकंटिन्यू करना है। ओके, नेक्स्ट है कॉल द फिजिशियन इफ ब्लीडिंग अकर। अगर ब्लीडिंग आती है पेशेंट को, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर या फिर जो कैथेटर हमने पुट किया है, इरिगेशन जो कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई ब्लीडिंग आती है, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन इज टेक्निक टू रिमूव ब्लड क्लॉट। जब हम ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं, उसके अंदर क्लॉट को रिमूव करने के लिए उसमें कोई ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है तो हमें क्या करना है, उसको कॉल द फिजिशियन, तुरंत डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट है कॉल द फिजिशियन इफ डिक्रीज यूरिन स्ट्रीम। अगर यूरिन स्ट्रीम वापस से डिक्रीज हो रही है तो तुरंत हमें फिजिशियन को कॉल करना है। ये भी इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल है। ओके, ये भी नर्सिंग रोल है, इंपॉर्टेंट है। ये भी कैथेटर को कितने टाइम पे डिसकंटिन्यू करना है, तो 24 to 48 आवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है सर्जरी के बाद। देन फिजिशियन को कब कब हमें कॉल करना है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी रिलेटेड टू BPH। ओके।